नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबल रेजिस्टेंसेस, ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स एंड एनजीओज के बारे में। तो अगर दोस्तों आप इस टॉपिक का पीपीटी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं @पढ़ो तो ऐसे। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ सेमेस्टर 4 ग्लोबल पॉलिटिक्स, जो कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बच्चों को पढ़ना है। और आज हम यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एफ ग्लोबल रेजिस्टेंसेस, ग्लोबल सोशल मूवमेंट एंड एनजीओ। इससे पहले मैंने सारे यूनिट 1 के टॉपिक्स को कंप्लीट कर दिया है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप उसको देखकर इस टॉपिक को आगे देखें, इस लेक्चर को आगे सुने, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों यह वो बुक है जो कि आपके एसेंशियल रीडिंग्स का पार्ट है, और मैं सारे ही टॉपिक्स इसी बुक से कराता हूँ। और आज भी मैं जो टॉपिक कराने वाला हूँ वो भी इसी बुक से कराने वाला हूँ, जो कि जॉर्ज रिट्जर और पॉल डेन का है, ग्लोबलाइजेशन अ बेसिक टेक्स्ट। ये चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 15। और दोस्तों मैं आपसे यही बोलूंगा, बस बिल्कुल टेंशन ना लो, बस आप इस लेक्चर को कर लो। अगर इस टॉपिक पर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा और आप अगर इस लेक्चर के कंटेंट को लिखते हो तो ये एक क्वालिटी कंटेंट है, आपको मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। और जो आपका आंसर होगा जो बनेगा सेमेस्टर 4 के पेपर में, वह भी बहुत क्वालिटी वाला आंसर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करेंगे डेनियल कोहेन की, जो कि एक पॉलिटिकल थिंकर है। डेनियल कोहेन का कहना है कि ग्लोबलाइजेशन ने अपने बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं, जैसे कि लोग, कुछ समूह और कुछ संगठन, जो कि ग्लोबलाइजेशन को समाप्त कर देना चाहते हैं, उसे रिशेप कर देना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने अपने वायदे को पूरा नहीं किया, ग्लोबलाइजेशन अपने प्रोमिसेस को पूरा करने में असफल हो गई। ग्लोबलाइजेशन ने प्रॉमिस किया था कि अगर पूरा विश्व अगर ग्लोबलाइज हो जाएगा तो सभी लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चरल बेनिफिट मिलेगा, स्कूल्स मिलेंगी, रोड मिलेगा, इंटरनेट एक्सेस मिलेगा। लेकिन दोस्तों हम आज भी बॉटम बिलियन लोगों को देख सकते हैं, अर्थात हम ऐसे अरबों गरीब लोगों को देख सकते हैं जिनके पास ये इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं नहीं है, जैसे कि स्कूल, जैसे कि रोड, जैसे कि इंटरनेट एक्सेस। आप इन सब सुविधाओं का तो बात छोड़ ही दो, कई गरीब तो ऐसे हैं अभी तक विश्व में जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं है, जैसे कि फूड, जैसे कि वाटर, जैसे कि शेल्टर। दोस्तों एक तरफ जहां ग्लोबलाइजेशन कहता था कि जब पूरा विश्व ग्लोबलाइज हो जाएगा तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि दोस्तों लोगों को शेल्टर कभी कभी ग्लोबलाइजेशन के वजह से नहीं मिल पाती, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण मल्टीनेशनल कंपनीज आकर किसी देश में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करती हैं और लोगों को वहां से पलायन करना पड़ता है, डिस्प्लेस होना पड़ता है। दोस्तों जो जल है, जल ग्लोबलाइजेशन के कारण कभी कभी नहीं मिल पाता, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है और हमारा जो जल का जो क्वालिटी है, जो वाटर का क्वालिटी है, वह समाप्त हो चुका है। तो इसीलिए दोस्तों आज ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट किया जा रहा है, लोगों के द्वारा, समूहों के द्वारा और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। अगर हम आगे बात करें तो कोहेन ग्लोबलाइजेशन के मुख्यतः दो प्रकार के दुश्मन को आइडेंटिफाई करते हैं। पहले तो वे लोग हैं जो कि वेस्टर्नाइजेशन के भी दुश्मन है, अर्थात पश्चिमीकरण के दुश्मन है। इसमें मुख्यतः कंजर्वेटिव अर्थात रूढ़िवादी लोग आते हैं और दक्षिणपंथी लोग आते हैं जो कि पॉलिटिकल राइटिस्ट हैं। ये ग्लोबलाइजेशन को इसलिए रेजिस्ट करते हैं क्योंकि इनका मानना है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो राज्य की शक्ति है वह कम होते जा रही है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है। साथ ही साथ यह भी ये मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारा देश फिर से गुलामी की ओर जा रहा है, और ये चाहते हैं कि हम फिर से आत्मनिर्भर बने और संरक्षणवाद की नीति को अपनाएं, जिसमें मैं डब्ल्यूटीओ पढ़ा रहा था, मैंने इन दोनों मतलब को समझाया है, आप उस वीडियो को जाकर देखें। ये भी मानते हैं कि कल्चरली जो ग्लोबलाइजेशन है, सो उनके जो पुराने जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, जो संस्कृति है, उसे डिस्ट्रॉय कर रही है। इसलिए ये ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट करते हैं। दूसरे वे लोग ग्लोबलाइजेशन के दुश्मन हैं जो कि पूंजीवाद के दुश्मन हैं, अर्थात इनेमीज ऑफ कैपिटलिज्म।
इसमें मुख्यतः समाजवादी, मार्क्सवादी और वामपंथी लोग आते हैं। ये आर्ग्यू करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कारण ग्लोबल कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट आया है, अर्थात विश्व पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट आया है, जिससे जो अमीर देश थे वह और भी अमीर होते जा रहे हैं और गरीब देश और भी गरीब होते जा रहे हैं। ये दूसरा तर्क देते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से पहले जो राष्ट्र राज्य हुआ करते थे, जो नेशन स्टेट्स हुआ करते थे, वे वेलफेयर स्टेट्स हुआ करते थे। वे गरीबों का ध्यान रखते थे, उनका पालन पोषण करते थे, उनके नीड्स, उनके इंटरेस्ट का ख्याल रखते थे। पर दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन ने वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को रिड्यूस किया है, उसको डाइल्यूट किया है। यही कारण है कि जो एनिमीज ऑफ कैपिटलिज्म है, वे ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते। आगे खान और किलनर बताते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ओमनी प्रेजेंट है, अर्थात ग्लोबलाइजेशन सर्वव्यापी है। इसीलिए आप ग्लोबलाइजेशन के त्रुटियों से लड़ना चाहते हैं, अगर उसकी कमियों से लड़ना चाहते हैं, तो जो आप आंदोलन करिएगा ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ, जो आप एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट कीजिएगा ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ, उसको रोकने के लिए वह भी ओमनी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आप उसके हार्मफुल इफेक्ट से लड़ पाएंगे। इसका यही मतलब है कि लोहा ही लोहे को काटता है। अगर आगे हम बात करें, तो जो रेजिस्टेंस, जो मूवमेंट चलेंगे ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ, उसका क्या फोकस है, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला इन रेजिस्टेंस मूवमेंट का लक्ष्य है कि जो शोषण हो रहा है इंडिजीनियस लेबर का, स्वदेशी मजदूरों का, उसे समाप्त करना। दूसरा, अपने वातावरण, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, जो कि ग्लोबलाइजेशन के कारण दूषित हो रहा है। और तीसरा, जो ग्लोबल कल्चर है, जो विश्व संस्कृति है, जो कि स्वदेशी संस्कृति को समाप्त करने की कोशिश कर रही है, इस दशा में अपने इंडिजीनियस कल्चर, स्वदेशी कल्चर को हमें बचा कर रखना। तो ये तीन मेन फोकस है रेजिस्टेंस मूवमेंट का, जो कि ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ हो रहे हैं और आगे भी होंगे, ऐसा कान और किलनर बताते हैं। अगर हम आगे बात करें, तो हम एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट को चार पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला, ऐसा आंदोलन जो कि व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है अपने व्यक्तिगत स्तर पर। दूसरा, ऐसे आंदोलन जो कि लोकल ग्रुप्स के द्वारा, अर्थात लोकल समूह के द्वारा किया जा रहा है। तीसरा, ऐसे आंदोलन जो कि लेबर मूवमेंट्स हैं, अर्थात जो मजदूरों के द्वारा किए जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ। और चौथा, ऐसे आंदोलन जो कि ट्रांसनेशनल एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किए जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ। तो दोस्तों, इसमें सबसे प्रभावी ये चौथा है, मूवमेंट्स एंड इनिशिएटिव्स बाय ग्लोबल ट्रांसनेशनल एनजीओस। तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो जो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट है, उसका पहला टाइप है इनिशिएटिव टेकन बाय इंडिविजुअल्स, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो कि व्यक्तिगत तौर पर ग्लोबलाइजेशन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला और मुख्य नाम है, वह है जोसेफ बोफ का। यह फ्रांस के रहने वाले हैं और यह ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे मैकडोनल्ड्स एक्सपैंड नहीं कर पाए। इसमें ऐसे भी लोग आएंगे जो कि ग्लोबल प्रोडक्ट्स को खरीदने से मना कर देते हैं और स्वदेशी अपनाओ का नारा देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल कोका कोला खरीदने से मना कर दिया। तो ऐसे भी लोग आएंगे और इसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं हमारे भारत के स्वामी रामदेव। साथ ही साथ इसमें ऐसे भी लोग आएंगे जो कि ग्लोबल चेन, जो कॉफी शॉप होते हैं, जो कॉफी शॉप के जो ग्लोबल चेन होते हैं, जैसे में स्टारबक्स हो गया, इसमें कॉफी पीने से मना कर देते हैं। और ऐसे भी लोग आएंगे जो कि ग्लोबल सुपरमार्केट्स जैसे में वॉलमार्ट से सामान खरीदने से मना कर देते हैं। परंतु ये जो इंडिविजुअल्स के द्वारा जो इनिशिएटिव लेता, जो लिया जाता है ग्लोबलाइजेशन को रोकने के लिए, यह इतना प्रभावकारी नहीं होता, क्योंकि यह छोटे से क्षेत्र में और व्यक्तिगत स्तर पर सीमित रहता है, क्योंकि ये वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, इनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए दोस्तों, इनका जो मूवमेंट है यह ओमनी प्रेजेंट नहीं है, तो यह ग्लोबलाइजेशन को रोकने के लिए काफी नहीं है। एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट का जो दूसरा प्रकार होता है, वह है रेजिस्टेंस मूवमेंट्स बाय लोकल ग्रुप्स, अर्थात जो स्थानीय समूह हैं उनके द्वारा आंदोलन।
तो इसमें दोस्तों जो पहला एग्जाम्पल्स है वह ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड है। पपुआ जो जगह है आज के डेट में वह कंट्री बन गया, 1975 में यह कंट्री बन गया। इसका पूरा नाम है पपुआ न्यू गिनी, आपने नाम सुना होगा। यहाँ के अब ओरिजिनल ट्राइब्स होते हैं, अर्थात यहाँ के मूल जो ट्राइब होते हैं जिनका नाम नाम होता है अमुंगमे और कामोरो, ये दोनों जो ट्राइब होते हैं ये इंडोनेशिया में जाकर सेटल कर जाते हैं और इंडोनेशिया में रहते हैं, वहीं पे लैंड ओन करते हैं। साथ ही साथ सेल्फ सब्सिस्टेंस, इसका मतलब आपस में ही जो प्रोड्यूस किया वो खा लिया, फिशिंग किया, हंटिंग किया और अपने जमीन अपने जंगल के सहारे रह लिया, बस इसी तरह से अपना जीवन यापन करते थे। पर दोस्तों 1967 में एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो कि माइनिंग कंपनी थी, फ्री पोर्ट मैकमोरन कॉपर गोल्ड कॉरपोरेशन, यह इस इलाके में आ जाती है जहां की ये दोनों ट्राइब्स थे। इसके बाद इन दोनों ट्राइब्स का जो जीवन होता है बहुत ही कठिनाइयों से भरा हो जाता है। इनको जंगलों से हटा दिया जाता है, साथ ही साथ इनको बोला जाता है कि आप इस जगह को छोड़कर चले जाओ। इनका जो इन्वायरमेंट होता है यह भी दूषित हो जाता है। इसके खिलाफ वह प्रोटेस्ट करते हैं, वह रेजिस्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों इनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार होता है और इनको शोषण किया जाता है, कुछ लोगों को किडनैप कर लिया जाता है, कुछ लोगों को मार दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह के हालात बन जाते हैं 1967 के बाद। कुछ लोग वहीं पे रहते हैं, कुछ लोग उस स्थान को छोड़कर चले भी जाते हैं। फिर 1996 में ये कंपनी कहाँ की थी, तो ये कंपनी यूएस की थी। तो जो ट्राइब था अमुंग में, ये केस करता है यूएस के फेडरल कोर्ट में भी फ्रीपोर्ट कंपनी के खिलाफ और वहां के स्टेट कोर्ट में भी। अगर आप भारत के कंटेक्स्ट में समझेंगे तो फेडरल कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट और स्टेट कोर्ट मतलब हाई कोर्ट, उसमें डिफरेंस है पर आमतौर पर आप ये समझ सकते हैं। तो दोस्तों वहां पे केस करती है ये जो ट्राइब होती है, पर कुछ एक्शन नहीं लिया जाता। बाद में ये यूएस गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करती है और साथ ही साथ इंडोनेशियन गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करती है कि हमारे साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार हो रहा है और जो फ्री पोर्ट कंपनी है हमारे हकों को छीन रही है, हमारे साथ कुछ करें। पर दोस्तों कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाता और आज तक ये स्थिति बनी हुई है कि इन लोगों के साथ जस्टिस नहीं हो पाया है। तो ये दोस्तों एक मूवमेंट था जो इन दोनों ट्राइब्स ने किया था ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ सबसे स्टार्टिंग में, और फिर 1996 में हम इसे फिर से देख सकते थे। लेकिन आज भी कुछ बदलाव नहीं हुआ है परिस्थितियों में। जो दूसरा एग्जाम्पल है लोकल ग्रुप्स के द्वारा ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट का, वह एग्जाम्पल है आपका प्रोटेस्ट अगेंस्ट 27 G8 समिट इन जिनेवा इटली। तो दोस्तों जो जिनेवा है वह एक शहर है इटली में और वहाँ 27th G8 का समिट हो रहा होता है, शिखर सम्मेलन हो रहा होता है और वहां पर लोग सड़कों पर आते हैं और ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ आंदोलन करते हैं। दोस्तों अगर मैं बोल रहा हूं कि ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो इसका अप्रत्यक्ष रूप से यह मतलब हुआ कि उन इंस्टीट्यूशन, उन संस्थाओं को खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को ड्राइव करता है, जो कि ग्लोबलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि डब्ल्यूटीओ, जैसे कि आईएमएफ, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, जैसे कि ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस एंड एमएनसीज। तो इसीलिए आप यहाँ बैनर देख सकते हैं, डब्ल्यूटीओ का बैनर टंगा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे इससे। अब हम तीसरे प्रकार की एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट का बात करने वाले हैं जो कि है लेबर मूवमेंट्स अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। तो दोस्तों पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। तो जो मजदूर संगठन है वह मार्क्सवादी विचारधारा के बाद काफी मजबूत हो गए थे यूके और यूएसए में। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों अगर आप मजदूर संगठन बनाने का उस समय इजाजत नहीं देते यूके और यूएस में, तो वह मार्क्सवादी विचारधारा की ओर ज्यादा आकर्षित होते और हो सकता था कि मार्क्सिज्म एक बहुत ही प्रोमिनेंट थॉट बन जाता उन दोनों कंट्रीज में। लेकिन ये दोनों कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे, तो ये दोनों चाहते थे कि हम कुछ कंसेशन दे दे लेबर्स को और इनको बचा ले मार्क्सवादी विचारधारा के प्रभाव में आने से। इसीलिए उस समय इन्होंने जो मजदूर संगठन है, जो लेबर यूनियंस है, उनको रिकॉग्नाइज किया और दोस्तों उनके काफी सारे बात भी माने। तो ये बात तो हम समझ गए। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ क्या हुआ कि जब कोल्ड वार जब खत्म होने की ओर आने लगा और जब दुनिया को पता चल गया
कि सोशलिज्म का जो इकोनॉमिक मॉडल है उससे कुछ नहीं होने वाला, हमें कैपिटलिज्म को ही अपनाना पड़ेगा। तो उस समय जो यूके और यूएस है साथ में मिलकर नियो लिबरलिज्म की नींव रखते हैं, अर्थात नौ उदारवाद की नींव रखते हैं। आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा, जिसमें रोनाल्ड रीगन जो कि यूएस के उस समय के प्रेसिडेंट होते हैं और जो मार्गरेट थ्रेचर जो कि यूके की प्राइम मिनिस्टर होती हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। और दोस्तों यही नौ उदारवाद का देन है ग्लोबलाइजेशन। नौ उदारवाद के विचारधारा पर ही ग्लोबलाइजेशन आधारित है। तो जब नौ उदारवाद आया तो उस समय जो लेबर यूनियंस थे उनका जो इम्पोर्टेंस है वह घटने लगा। साथ ही साथ दोस्तों नौ उदारवाद के साथ ग्लोबलाइजेशन भी आया, और इसके बाद जो एमएनसीज थे, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, और जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जैसे में आईएमएफ, जैसे में डब्ल्यूटीओ, जैसे में वर्ल्ड बैंक, ये सब काफी मजबूत हो गए। और दोस्तों फिर ये लेबर यूनियन के बातों को नहीं मानने लगे, क्योंकि ये काफी शक्तिशाली बन गए थे, इतना शक्तिशाली बन गए थे कि ये जो नेशन स्टेट है इनको प्रभावित कर दे रहे थे। तो ये लेबर यूनियन की बात कहाँ से माने। और यही कारण था दोस्तों कि लेबर के कंडीशन फिर से खराब होने लगे, फिर से हेल्थ रिस्क काम में ज्यादा बढ़ने लगा। और उनके पास एक और ऑप्शन था कि अगर मान लो किसी भी देश में लेबर ज्यादा अगर प्रोटेस्ट कर रहा है, ज्यादा आंदोलन कर रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन आने के बाद एमएनसीज के पास ऑप्शन भी आ गया था कि अगर किसी देश में हमें कंड्यूसिव अगर लेबर नहीं मिलते तो हम इस देश से अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को उठाकर किसी और देश में शिफ्ट कर देंगे। यही कारण है कि चाइना में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शिफ्ट हुए, क्योंकि वहां कंड्यूसिव लेबर मिलते थे कंपनीज को। तो दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो जो रीजनल ट्रेड यूनियंस और जो मजदूर संगठन थे वह मीनिंगलेस हो गए, वह महत्वहीन हो गए इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और दोस्तों लेबर्स के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार लगा होने, जो कि कैपिटलिज्म के दौर में होता था जब कार्ल मार्क्स अपनी थ्योरी लिख रहे थे, उसी तरह का भेदभाव फिर से होने लगा। काफी लंबा वर्किंग आवर्स हुआ करता था, जो वर्किंग कंडीशंस थे अच्छे नहीं होते थे। इसीलिए अब जरूरत थी ग्लोबल लेबर यूनियन को एस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि अगर आपको ग्लोबलाइजेशन से लड़ना है तो आपको ग्लोबल यूनियन, अर्थात जो मजदूर हैं पूरे विश्व के, वह फिर से एक हो जाए, इसकी आवश्यकता थी। कि अगर कोई भी एमएनसी अगर इंडिया में किसी भी लेबर को अगर बेटर कंडीशन नहीं देती काम करने का, तो इसका विरोध पूरे विश्व के मजदूर करेंगे, और जहां भी उस एमएनसी का यूनिट है उस पे प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ऐसा होगा कि जो एमएनसीज हैं वह अच्छा ह्यूमन कंडीशन, वर्किंग कंडीशन दे अपने लेबर्स को। तो इसकी आवश्यकता हो गई थी, ग्लोबल ट्रेड यूनियंस बनाने की आवश्यकता हो गई थी, ग्लोबल लेबर यूनियंस बनाने की आवश्यकता हो गई थी, ताकि ग्लोबलाइजेशन को काउंटर कर सकें लेबर्स। तो दोस्तों यहां तक आप समझ गए होंगे, ये बैकग्राउंड था। तो ग्लोबल लेबर यूनियन को अचीव करने के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है न्यूयॉर्क में 2006 में। उस कॉन्फ्रेंस का नाम होता है ग्लोबल कंपनीज, ग्लोबल यूनियंस, ग्लोबल रिसर्च, ग्लोबल कैंपेन्स। अर्थात दोस्तों अब जो कंपनीज हो गई हैं वह विश्वव्यापी हो गई हैं, इसीलिए जो हमारे संगठन भी होंगे, जो मजदूर संगठन होंगे वह भी विश्वव्यापी होंगे। और दोस्तों जो कैंपेन्स होंगे, जो आंदोलन होंगे, वह भी विश्वव्यापी होंगे। तब मजदूरों की स्थिति ठीक होगी, यह टॉपिक का मतलब हुआ। तो दोस्तों इसके टॉपिक में ही इसका जो मीनिंग है यह समाहित है। तो ग्लोबल कंपनीज बिगेट ग्लोबल प्रॉब्लम्स, ग्लोबल कंपनीज के द्वारा ग्लोबल प्रॉब्लम्स आ गए हैं वर्कर्स के लिए। ग्लोबल प्रॉब्लम्स बिगेट द नीड फॉर ग्लोबल यूनियंस, और ग्लोबल प्रॉब्लम्स के वजह से अब जरूरत पड़ गई है ग्लोबल यूनियंस की। एंड इफ ग्लोबल यूनियंस वांट टू ट्रूली मैच द माइट एंड पावर ऑफ ग्लोबल कॉरपोरेशंस, और अगर ग्लोबल लेबर यूनियंस अर्थात जो विश्वव्यापी जो मजदूर संगठन है, अगर वह चाहते हैं कि वह ग्लोबल कॉरपोरेशन, ग्लोबल कंपनियों के शक्तियों से लड़ सकें, तो फिर से जरूरत है उन सबको एक साथ आने की और ग्लोबल कैंपेन लॉन्च करने की। ये मकसद बनाया गया और ये कंक्लूजन निकला इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस
जो कि न्यूयॉर्क 2006 में हुआ था। लेकिन दोस्तों अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ग्लोबल यूनियन बन जा क्या बन सकता है? हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, क्या ये पॉसिबल है कि हम ग्लोबल लेबर यूनियन को बना सके? तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है। ऐसा पास्ट में भी हो चुका है। 1986 में ग्लोबल बॉयकॉट लेबर यूनियन नाम का एक मजदूर संगठन हुआ करता था, जो कि दर्जनों देशों में कार्यरत था। और जहां भी रॉयल डच और सेल कंपनीज थी, जो कि वायल कंपनीज थी, ये कार्यरत थी, वहां ये ग्लोबल बॉयकॉट जो लेबर यूनियन था ये भी कार्यरत था। लेकिन दोस्तों हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इस चीज को 30 साल हो गए। उस समय एमएनसीज इतनी मजबूत नहीं थी आज जितनी मजबूत है। आज एमएनसीज स्टेट्स को भी दबा देती हैं, उन्हें भी प्रभावित कर देती हैं। तो ये भी संभव है कि यही एमएनसीज इन लेबर यूनियंस को भी दबा दें और लेबर यूनियंस जो बने वह इतने इफेक्टिव ना हो पाए। लेकिन अभी भी ऐसे लेबर यूनियंस मौजूद हैं। जैसे कि आप जानते हैं वेस्ट इंडीज बहुत सारे आइलैंड ग्रुप का एक समूह है। और वेस्ट इंडीज में बहुत सारे कंट्रीज हैं, छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेबियन कंट्रीज। तो दोस्तों वहाँ एक ऐसा लेबर यूनियन है जिसे हम कहते हैं कैरेबियन यूनियन ऑफ बनाना वर्कर्स। एक ऐसा एग्जाम्पल है और अभी काम कर रही है। लेकिन हमें भविष्य में ऐसे ही और भी ग्लोबल या ट्रांसनेशनल लेबर यूनियंस का जरूरत पड़ेगा, ताकि हम लोग ग्लोबलाइजेशन के जो बैड इफेक्ट्स हैं उसे हम लोग समाप्त कर सकें। और जो लेबर का जो कंडीशन है जो कि ग्लोबलाइजेशन के कारण फिर से खराब हो चुका है, हम उसे भी सुधार सकें। जो चौथा है, जो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट में अपनी भूमिका निभा रहा है, वह है ग्लोबल और ट्रांसनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यह सबसे प्रभावी तरीके से ग्लोबलाइजेशन को रजिस्ट कर पाता है और उसके खिलाफ आंदोलन कर पाता है, क्योंकि इसके पास एक संगठन है, इसके पास एक स्ट्रक्चर है। इसका जो पहला एग्जाम्पल है वह है रेन फॉरेस्ट अलायंस। तो जो रेन फॉरेस्ट अलायंस है वह एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। और दोस्तों इसका जो ऑफिस है यह 60 कंट्रीज में है, अर्थात 60 कंट्रीज में ये अभी काम कर रहा है। और इसका मेन मकसद है कि ग्लोबलाइजेशन के उन पहलुओं को समाप्त करना जिसके कारण से पूरे के पूरे वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है, अर्थात इन्वायरमेंट को बचाना। और इसके खिलाफ ये ग्लोबलाइजेशन को अपोज करता है और आंदोलन टाइम टू टाइम करता रहता है। दूसरा इसी तरह का एक और एनजीओ है, दैट इज ग्रीन पीस। काम एकदम सेम है। ये भी क्या चाहता है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखना है और ग्लोबलाइजेशन के हर एक उस पहलू को अपोज करना है, उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ना है, जिसके कारण से हमारा वातावरण प्रदूषित होता है। तो ये भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका जो ऑफिस है वो है एम्स्टर्डम में, जो कि नीदरलैंड का कैपिटल है। और ये अभी 55 कंट्रीज में काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। अब हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड सोशल फोरम की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट करता है, इसके खिलाफ आंदोलन करता है। तो दोस्तों इसका जो स्थापना है ग्लोबल सोशल फोरम का, यह प्लानिंग के द्वारा हुआ था पर बाई चांस हुआ था। इस चीज को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, 1999 में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डब्ल्यूटीओ का मिनिस्टीरियल मीटिंग होता है डब्ल्यूटीओ वाले वीडियो में। तो 1999 में एक स्थान है सियाटल, जो कि वाशिंगटन डीसी के पास है। वहां पे मिनिस्टीरियल मीटिंग हो रहा होता है डब्ल्यूटीओ का। और वहां कुछ लोग आकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। यह इसलिए डब्ल्यूटीओ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि इनका मानना था कि डब्ल्यूटीओ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही है, जिससे इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री को ज्यादा लाभ हो रहा है और जो बैकवर्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको लाभ नहीं हो रहा। तो ये पहले ग्रुप के ऐसे लोग थे, ऐसे प्रोटेस्ट किए।
उसके बाद इसी तरह के और भी प्रोटेस्ट पूरे स्थान में हुए, पूरे विश्व में हुए। ऐसे में एक प्रोटेस्ट हुआ आपका वाशिंगटन डीसी में 2000 अप्रैल में, फिर प्राग में हुआ सितंबर 2000 में। प्राग इज द कैपिटल ऑफ चेक रिपब्लिक विच इज द कंट्री इन यूरोप। उसके बाद जिनेवा विच इज द सिटी इन इटली, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिसमें हम लोकल ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको ये बताया था। तो दोस्तों, इतने जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ, ये अगर अलग अलग हो रहे हैं तो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम एक स्टिक को तोड़ना चाहें तो हम तोड़ सकते हैं, पर बंडल ऑफ स्टिक को नहीं तोड़ सकते हैं। तो जो प्रोटेस्ट में शामिल लोग थे, उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक साथ आ जाएं और हम एक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना करें, जिसका कॉम्पोजिशन हो, जिसका स्ट्रक्चर हो, जिससे ये और भी अच्छे से ग्लोबलाइजेशन का विरोध कर पाए। और दोस्तों, इसी के द्वारा 2001 में वर्ल्ड सोशल फोरम का स्थापना होता है, और इसका हेड क्वार्टर है पोर्टो एलिग्री में, जो कि ब्राजील में है, जैसा कि पहले वाले स्लाइड में लिखा हुआ था, आप जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, इसके मेंबर सभी वह लोग एक छत के नीचे आ गए जो कि किसी ना किसी रूप में ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट करना चाहते थे, जैसे कि लेबर, जैसे कि यूथ, जैसे कि विमेन एक्टिविस्ट, जैसे कि इन्वायरमेंटलिस्ट, जैसे कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। और ये अपना पहला मीटिंग कंडक्ट करते हैं जनवरी 2001 में अपने हेडक्वार्टर में ही, पोर्तो एलिग्री ब्राजील में। इनका स्लोगन होता है अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल, अर्थात ग्लोबलाइजेशन का अल्टरनेटिव है, और ग्लोबलाइजेशन के अल्टरनेटिव को हमें अपनाना चाहिए। अर्थात हमें नियो लिबरलिज्म के प्रिंसिपल पर विश्व को नहीं चलाना चाहिए, हमें कोई और उपाय ढूंढना चाहिए, और उपाय मौजूद है, यह इनका स्लोगन होता है अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल। एक पॉलिटिकल थिंकर है कोल्हेर। कोल्हेर कहते हैं कि इनका जो स्लोगन है WSF का, अर्थात वर्ल्ड सोशल फोरम का, यह बहुत ही पावरफुल है, पर इनका जो इम्पैक्ट है वर्ल्ड पर, वह रियलिटी में अभी तक उतना देखने को नहीं मिल पाया है। ऐसा वह इसलिए बोलते हैं क्योंकि देख सकते हैं कि जो पहला मीटिंग जो हुआ पोर्तो एलिग्री में ब्राजील में, उसमें मात्र 5000 मेंबर्स थे। तो दोस्तों, ये जो अभी तक ऑर्गेनाइजेशन था, यह विश्वव्यापी नहीं बन पाया था। उसके बाद जो फोर्थ मीटिंग हुआ वह मुंबई इंडिया में हुआ। इस समय भी मात्र 1 लाख मेंबर्स थे, इसीलिए कोल्हेर कहते हैं कि भाई इसका स्लोगन तो बहुत पावरफुल है, पर इस ऑर्गेनाइजेशन में उतना दम नहीं है, क्योंकि इसका जो मेंबरशिप है वह कम है। लेकिन बाद में दोस्तों, इसने अपने स्ट्रेटेजी में बदलाव किया, और 2006 में इसने अपने मीटिंग को डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया, अर्थात एक स्थान में ना करके कई स्थानों में करने लगे, जिससे मेंबरशिप बढ़ा, और आज ये काफी पावरफुल संगठन बन चुका है, जो कि ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ आंदोलन करता है। जैसे कि 2006 में एक जगह मीटिंग ना होकर 3 जगह मीटिंग हुई, आप देख सकते हैं यहाँ, जैसे में बमाको जो कि माली में है, फिर सैराकस जो कि वेनेजुएला में है, और जैसे में हमारा कराची जो कि पाकिस्तान में है, हमारे पड़ोसी मुल्क में। और दोस्तों, इसी के साथ साथ उन्होंने कोशिश किया कि हम अपने सब्सिडियरी को बनाएं, रीजनल लेवल पर, लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, और इसी के तहत इंडियन सोशल फोरम भी एग्जिस्टेंस में आया, और भी कंट्री में इस तरह के सोशल फोरम चल रहे हैं जो कि वर्ल्ड सोशल फोरम से प्रभावित है। साथ ही साथ इनका जो अभी रिसेंट मीटिंग हुआ है वह हुआ है सेल्वादोर में, जो कि ब्राजील में एक शहर है, 2018 में संपन्न हुआ। और ये सबसे मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट करने का कोशिश कर रही है, अर्थात उन इंस्टीट्यूशंस को रेजिस्ट करने का कोशिश कर रही है जो कि ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, जैसे कि WTO हो गया, जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एटसेट्रा। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करो, जो बन सके उसे शेयर कर दिया करो, और साथ ही साथ यार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और अंतिम में यही बात बोलूंगा, बस पढ़ते रहो सही से,
विथ पढ़ो तो ऐसे। धन्यवाद दोस्तों।